आज हम एचएसएससी का दूसरा पेपर डिस्कस करेंगे जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। उसने पहला क्वेश्चन बोला है, भजन सिंह 120 रिम कागज रुपये 80 प्रति रिम की दर से खरीदता है। उसने 280 रुपये परिवहन में खर्च किए, 40 पैसे प्रति रिम के हिसाब से चुंगी कर भुगतान किया तथा 72 रुपये कुली को दिए। यदि वह उस पर 8% लाभ लेना चाहता है तो कागज की प्रति रिम विक्रय कीमत क्या होनी चाहिए। सबसे पहली बात, उसने कितने रिम कागज खरीदे भाई? 120, 120 खरीदे। अब आपको पता है एक रिम का मूल्य कितना है? 80 रुपये। उसने कितनी खरीदी? टोटल 120। तो 120 रिम का कुल मूल्य कितना हो जाएगा? 120 को हम 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9600 रुपीज़ हो जाएंगे। अब वो कह रहा है उसने जो परिवहन है उस पे कितना, ट्रांसपोर्टेशन पे कितना खर्च किया है? 280 रुपीज़। ठीक है, अब खर्च कितना हो गया अगर वो भी इंक्लूड कर दे तो 9600 में मैंने 280 रुपये और ऐड कर दिए तो 9880 रुपये हो गए। अब आपको पता है उसने कहा कि भाई जो एक रिम है ना उस पे 40 पैसे खर्च हो रहे हैं। तो टोटल रिम कितनी थी अपने पास? 120 रिम थी। तो उस पे जो टैक्स लग रहा है, चुंगी लग रही है, तो 120 रिम पे 120 इंटू में 40 पैसे कर देंगे तो कितने रुपए हो जाएंगे भाई? 48 रुपये। अब वो कह रहा है उसने 72 रुपये कुली को दिए। तो कुली को कितने रुपए दिए? कुल 72। तो कुल खर्च कितना हो जाएगा? देखो 9880 रुपये थे, 48 रुपये किसके हो गए? टैक्स के, चुंगी के। और 72 रुपये किसके हो गए? कुली के। तो टोटल ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 10,000। अब कर मतलब 10,000 में उसने 172 रिम खरीद ली, परचेज कर ली। अब आपको पता है भाई वो क्रय मूल्य हो गया उसका, और वो कह रहा है उसको कितने परसेंट लाभ लेना है? 8 रुपये, 8%, सॉरी 8%। तो विक्रय मूल्य क्या होता है? विक्रय मूल्य वो अपने से पूछ रहा है, सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। कॉस्ट प्राइस अपने को 10,000 दे दिया, प्रॉफिट परसेंटेज 8% है। तो एक फॉर्मूला होता है, विक्रय मूल्य इंटू 100 इज इक्वल टू क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस माइनस लाभ या हानि परसेंट। अगर लाभ होगा तो इस 100 में जुड़ जाएगा और हानि होगी तो इस 100 में घट जाएगा। तो विक्रय मूल्य इंटू 100 बराबर क्रय मूल्य कितना आया था भैया हमारा? कुल 10,000, सॉरी, कुल क्रय मूल्य कितना था? 10,000। मैंने यहाँ पे रख दिया, देखो विक्रय मूल्य इंटू 100, 10,000 इंटू में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना था? 8। तो 100 प्लस 8, तो ये कितना हो गया टोटल? 10,000 इंटू 108। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, और 108 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10,800। अब आपको पता, ये टोटल क्या आ गया? विक्रय मूल्य आ गया। 120 रिम ही तो बेची उसने, 120 खरीदी थी तो 120 रिम का 10,800 रुपये आ गया। तो उसने एक रिम का पूछा हमसे, तो एक रिम का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 10,800 को हमने 120 से डिवाइड कर दिया तो 90 रुपये प्रति रिम आ जाएगा, क्योंकि उसने वो पूछा था। तो कागज की प्रति रिम विक्रय कीमत क्या होनी चाहिए? तो प्रति रिम मतलब एक रिम, तो एक रिम के लिए हमने डिवाइड कर दिया। अगर वो प्रति रिम नहीं पूछता तो वो आंसर क्या आता? 10,800 रुपये आता। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। एक कर्मचारी का भविष्य निधि में औसत अंशदान प्रथम 9 माह के लिए प्रति माह 3500 रुपये तथा शेष 3 माह के लिए प्रति माह के लिए अंशदान 5500 रुपये प्रति माह था। उसका कुल अंशदान 58,000 रुपये से कितना कम था? वो क्या कह रहा है? मैंने आपको पिछले क्वेश्चन करवाया था, फर्स्ट पेपर में मैंने बताया था कि जब भी उस एवरेज की बात हो भैया, तो एवरेज मीन्स क्या होता है? कुल योग बराबर औसत गुणा संख्या। मैंने पिछले पेपर करवाए जब आपको बताया था कि अगर 5 लोग हैं और हर व्यक्ति के पास 10-10 रुपये हैं तो टोटल रुपए कितने हो जाएंगे? 50। तो ऐसे ही यहाँ पे उसने कहा है 9 माह के लिए प्रति माह 3500 रुपये, तो मतलब कुल क्या हो जाएगा?
3500 रुपये एक व्यक्ति खर्च कर रहा है और 9 माह में खरीदेगा तो कितना हो जाएगा, टोटल 31,500 रुपये। ऐसे उसने अगले 3 माह के लिए बात की है, तो 3 माह के लिए क्या हो जाएगा, कुल योग औसत गुणा संख्या 5500 गुणा में 3, तो ये 16,500 रुपये हो गए। मतलब 31,000 9 महीने के और 16,500 3 महीने के, तो इससे कुल 12 महीने के कितने हो गए, 31,500 प्लस 16,500, कुल खर्च हो गया 48,000 रुपये। उसने कितना खर्च कर दिया, 48,000 रुपये। होना कितना चाहिए था, देखो उसने कहा है उसका कुल अंशदान 58,000 रुपये से कितना कम था, तो 58,000 के बोल रहा है, अंशदान दे दिया उसने 48,000, दोनों को माइनस करेंगे तो कितने बच गए, 10,000 रुपीज़ बच गए। वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड वन। वह कह रहा है 7 का वह छोटा गुणक जिसे 6, 9, 15 तथा 18 से विभाजित करने पर शेष 4 देता है, वो क्या है। गुणक क्या होता है, जो उसकी टेबल में आ जाए। मतलब 7 का गुणक पूछ रहा है, तो मतलब 7 से डिवाइड होने वाली वैल्यू। तो हमें जब भी ऐसे 3, 4, 5 रकम ऐसे दी हुई हो कोई भी वैल्यू, तो उसके लिए हमेशा क्या निकलता है, एलसीएम। तो मैंने 3, 6, 9, 15, 18 का एलसीएम निकाल दिया। 3, 6, 9, 15, 18 का एलसीएम निकालने से सबसे पहले मैंने क्या किया कि भाई मैंने जब एलसीएम निकालेंगे तो आपको यहाँ ऐसी वैल्यू से डिवाइड करना है जो सबको डिवाइड कर दे तकरीबन। तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15 और 3 6 जा 18। मतलब 3 से इनको भाग करेंगे तो 3 के पहाड़े में 6 2 पे आता है, 9 3 पे आता है, 15 5 पे आता है और 18 6 पे आता है। फिर अगेन मैंने 3 से डिवाइड किया, तो 2 3 1 जा 3, फिर 5, फिर 3 2 जा 6, फिर 2 से कर दिया और ऐसे ही 5 से। फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 3 जा 9, 2 जा 18, 18 5 जा 90। ठीक है। अब वो कह रहा है कितना शेष, जो भी शेष बोलेगा वो ऐड होएगा। तो मैंने 90 में 4 ऐड किया तो 94। अब 94 तो हो गया। वो 7 का गुणक बोल रहा था शुरू में कि भाई अब 7, 94 वैल्यू आ गई, वो 7 का गुणक मतलब 7 से डिवाइड होना चाहिए। लेकिन 94 तो 7 से डिवाइड नहीं होता, तो डिवाइड नहीं होता तब ऐसे क्वेश्चन में हम हमेशा एक के वैल्यू रखते हैं। ठीक है, फिक्स है कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा गुणक वगैरह का तो उसमें क्या रखा जाएगा, के वैल्यू। ये क्वेश्चन हरियाणा में 2 बार तो रिपीट हो चुका है। एक बार तो एक क्लरिकल में आया था और एक अभी ग्राम सचिव का हुआ था लास्ट ईयर एग्जाम जो कैंसिल हो गया था। तो ऐसे सवालों में के रखते हैं। तो मैंने 19 प्लस के रखा। 4 ही क्यों के की वैल्यू 4 क्यों रखे भी, अगले ये ट्रिक बताऊंगा ऑप्शन से जब आपको समझ में आएगा। के मैंने रखा तो 90 इंटू 4 प्लस 4 कितने हो गए, 360, और 4 शेष था तो 364 हो गया। अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करूंगा तो 7 की टेबल में 5 जा तो हो गया 35 और 1 बचेगा, 4 कैरी करेंगे, 7 2 जा 14, तो ये उससे हो जाएगा। तो अगला देखो ट्रिक से करते हैं हम। उसने इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए हमें, 74, 94, 184 और 364। तो आपको कुछ नहीं करना, उसने कहा है कि ये चारों ऑप्शन में किसके गुणक है, ये 7 के। अब 7 के गुणक है तो मतलब 74 7 से डिवाइड होना चाहिए। तो 70 गुणक का मीन्स परफेक्ट डिवाइड, तो 74 7 से डिवाइड नहीं हो रहा कंप्लीटली, 94 भी नहीं हो रहा, 184 भी नहीं हो रहा, लेकिन 364 हो रहा है। देखो 7 5 जा 35, 1 कैरी किया और 4 नीचे लेके आए तो 7 2 जा 14, तो ये डिवाइड हो रहा है। तो मतलब हमारा आंसर क्या होएगा, 364। आपको इतना बड़ा भी करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन 2 टाइम्स रिपीट हुआ है। मैं अगेन कह रहा हूँ आपको, ये क्वेश्चन 2 टाइम्स रिपीट हो चुका है अब तक, तो इसको ध्यान से समझना। हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। वो कह रहा है यदि किसी संख्या के 1/4 के 1/3 का मान 15 हो तो उस संख्या का 3.3/10 का मान क्या है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ये 2 टाइम्स ये भी रिपीट हुआ है। तो कह रहा है किसी संख्या, मैंने संख्या नहीं पता, मैंने संख्या को संख्या लिख ली। उसने कहा 1/4 मतलब 1/4 होता है, और उसके बाद में उसने क्या कहा 1/3, तो मैंने 1/3 लिख दिया। और उसकी वैल्यू किसके इक्वल है भाई, वो बोल रहा है 15 के,
तो 15 के इक्वल बोल रहा है तो मैंने 15 के इक्वल लिख दी। अब आपको पता है कोई भी रकम अगर डिवाइड में है तो इधर लेके जाएंगे उसको, तो किस में चली जाएगी, मल्टीप्लाई में। तो संख्या क्या हो जाएगी, 15 इंटू 4 इंटू 3। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगा 15 4 जा 60 इंटू 3 तो 180 हो गया। अब देखो उसने क्या पूछा है, तो उस संख्या मतलब 180 आ गई थी संख्या का 3/10 पूछ रहा है अपने से। तो संख्या 180 आ गई, उसका 3/10 मतलब 3 गुणा में 10, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 18 3 जा 54 होते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन 5th की बात करते हैं। एक नल के द्वारा एक टंकी 20 मिनट में भरी जा सकती है और एक अन्य नल के द्वारा 60 मिनट में। ये दोनों ही नल 10 मिनट के लिए खोल दिए जाते हैं, फिर पहला नल बंद कर दिया जाता है, उसके बाद ये टंकी कितने समय में पूर्ण भर जाएगी, वैसे बोल रहा है। तो आपको पता है ए 20 मिनट में भर रहा है और बी 60 मिनट में, और ये दोनों काम कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ तक की बात करते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन होएगा तो 20 और ये जो 60 लिखा हुआ है 20 और 60, इसका यहाँ पे आपको ऐसी रकम लेनी है जो इन दोनों के टेबल में आए, मतलब डिवाइड में आ जाए, पहाड़े में आ जाए। तो देखो 60 को 20 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 3, और 60 को 60 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 1। अब देखो उसने क्या कहा है हमें, ये दोनों ही नल 10 मिनट के लिए खोल दिया, मतलब दोनों लोग मिलकर काम कर रहे हैं। तो ये कर रहा है 3 और ये कर रहा है 1, तो कितने हो गए 4। और कितने मिनट बोल रहा है भाई, 10 मिनट काम कर रहे हैं। तो 4 इंटू 10 करेंगे तो कितने मिनट काम कर दिए इन्होंने, 40। टोटल वर्क कितना था 60, इन दोनों ने कितना किया 40। तो मैं लेस करूंगा 60 माइनस 40 तो 20 बच गया। अब उसने कहा कि पहला नल बंद कर दिया गया, पहला मीन्स ए बंद हो गया, तो बाकी का काम कौन करेगा, बी। और बी कितना कर रहा है 1, तो 20 काम कौन करेगा, बी करेगा। और बी कर कितना रहा है 1, तो 20/1 करने से 20 मिनट हमारा इस सवाल का आंसर आ गया। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की। वो कह रहा है 20 वस्तुओं की लागत कीमत x वस्तुओं की बिक्री कीमत के समान है। यदि लाभ 25% हुआ हो तो x का मान क्या होगा। देखो भाई 20 का क्रय मूल्य, लागत में क्रय मूल्य या सीपी होता है, और x वस्तुओं का विक्रय मूल्य की बात कर रहा है वो, दोनों क्या है समान, समान मतलब इक्वल। अब 20 का मीन्स गुणा क्रय मूल्य बराबर x वस्तु गुणा विक्रय मूल्य। जो वैल्यू जिसके सामने होती है ना उसी की वैल्यू होती है। जैसे क्रय मूल्य के सामने क्या है x, तो क्रय मूल्य x हो गया, और विक्रय मूल्य के सामने कितना है 20, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 20। हमने दोनों को लिख लिया। अब उसने क्या कहा, क्रय मूल्य की वैल्यू हम इधर देखेंगे। अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में कराया था आपको, सेकंड क्वेश्चन में शायद, तो उसमें एक फॉर्मूला बताया था, विक्रय मूल्य इंटू 100 बराबर क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ या अन्य %। अब आपको विक्रय मूल्य पता है भैया कितना था अपने पास, यहाँ पे 20, 20 इंटू 100, क्रय मूल्य हमें निकालना है इंटू 100, और 25% का देखो उसने लाभ बोला है 125, यहाँ लिख दिया मैंने। इसको 20, इसको 25 4 जा 100, और ये इसके बाद में 25 जा 5, 5 से ये 20 कैंसिल हो गया, 5 4 जा 20, 4 इंटू 4 कितने होते हैं 16। तो कुल क्रय मूल्य कितना आ गया 16 रुपीज आ गया। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। किसी परिवार की औसत मासिक खर्च पहले 3 माह के लिए 2200 रुपये था, अगले 4 माह के लिए 2550 रुपये तथा वर्ष के अंतिम 5 माह के लिए 3120 रुपये रहा। यदि वर्ष के दौरान कुल बचत 1260 रुपये हुई हो तो औसत मासिक आमदनी मालूम कीजिए। अभी लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया था भाई योग क्या होता है, औसत इंटू संख्या। अब आपको पता है भाई 3 माह की बात कर रहा है, तो मैंने 3 लिख लिए, और 2200 रुपये एक माह में, तो 3 माह में कितना रुपये खर्च हो जाएगा 6600 रुपये। ऐसे ही अगले 4 की बात करेंगे तो 4 महीने, और 2550 रुपये से कितने हो जाएंगे 10,200 रुपये। ऐसे ही अगेन बात करेंगे 5 माह की, तो 5 महीने हो गए, और औसत कितना है 3120, तो ये कितने हो गए 15,600 रुपये। में 3 और 4 7 और 5 12 महीने हो गए, और इसको मैं टोटल करता हूँ तो 32,400 रुपये हो गए। मतलब 12 महीने का उसका खर्च 32,400 रुपये है। अब वो क्या कह रहा है कि उसने वर्ष के दौरान कुल बचत 1260 रुपये हुई हो,
मतलब कि उसकी 12 महीने की बचत कितनी है, 1260 रुपये। आपको पता है आय क्या होता है, मेरे पास 100 रुपये है, मैंने 80 खर्च कर दिए और 20 बचा लिए। या ऐसे समझिए 80 रुपये मैं खर्च कर चुका हूँ और 20 रुपये मेरी जेब में है, मेरी पॉकेट में है, तो 80 प्लस 20 मतलब मेरी क्या हो जाएगी आय 100 रुपीज। तो ऐसे ही खर्च तो उसका 32,400 रुपये था और बचत 1260 रुपये थी, तो कुल आय उसकी कितनी हो गई, 33,660 रुपये हो गई। तो 33,660 रुपये 12 महीने की है। उसने हमसे पूछा है औसत मासिक, मीन्स हर महीने की, प्रति महीने की। तो औसत क्या होता है, योग बटे संख्या। 33,660 को अगर मैं 12 इधर लेके आऊँगा तो एक महीने की डिवाइड करने के बाद 2805 रुपये की उसकी औसत आमदनी हो जाएगी, कि हर महीने वो 2805 रुपये कमा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। वो कह रहा है 54, 288, 360 का मैस ऐप है, ये मीन्स HCF ज्ञात करो। आपको पता है HCF निकालने के लिए किन्हीं भी दो संख्याओं को आपस में भाग देते हैं हम। अगर मैंने इन दो संख्याओं को ले लिया, 288 और 360 को आपस में भाग दिया, तो 288 कम 288, 72 बच गए। अगेन मैंने ये 288 इसके अंदर लिखा, तो 72 के टेबल में 4 टाइम करेंगे तो 288 आएंगे। अब 72 जो है वो ये जहाँ भी जो भी ये वैल्यू आएगी, इससे ये तीनों वैल्यू को डिवाइड करना पड़ेगा। अगर ये तीनों वैल्यू उससे डिवाइड हो जाती है तो हमारा आंसर होगा, अन्यथा नहीं। अब 72 आंसर नहीं होगा, क्योंकि 72 से ना तो 54 भाग हो रहा है, ना 288 और ना ही 360। तो फिर अगेन क्या करेंगे, या तो हम इन दोनों रकम को करें डिवाइड, या फिर इन दोनों को। ठीक है, 54 और 360 को, या 54 और 288 को। तो मैंने क्या किया, इस 54 से इस 288 को मैंने इस 54 से भाग कर दिया। तो 54 को 5 टाइम करेंगे तो 270 आ जाएगा। यहाँ कितने बच गए, 18 बच गए। 18 को 54 से भाग करेंगे, मतलब 3 टाइम्स में गया, तो ये कितना बच जाएगा, 18। अब देखो ये 18 से 18 3 जा 54 होते हैं, 18 1 जा 18 और 1 और 0 और 8, 18 6 जा 108। और ऐसे ही 360 भी उससे डिवाइड हो रहा है, तो ये तीनों से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, 18। तो HCF क्या आ जाएगा भाई इसका, 18 अपना आंसर। हेलो गाइज, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की हम। तो 9 क्वेश्चन क्या है, a⁻⁻1/3 इंटू a⁻1 + 1/3 प्लस a⁻1/2 का सरल कीजिए। जब भी कभी ये बेस सेम हो नीचे के और पावर मल्टीप्लाई में हो, तो ये जो पावर होती है वो ऐड हो जाती है। ये नियम है, जैसे a⁻m इंटू a⁻n है, तो इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, ये दोनों के बेस सेम को एक कॉमन चीज़ लिख लेंगे और जो ऊपर की पावर m+n है इसको ऐड कर देंगे। तो ऐसे ही a और a का बेस सेम है, लिख लिया, मल्टीप्लाई में था, ठीक है, ऊपर की पावर ऐड करेंगे तो 1 - 3 + 1/3 करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो बचा क्या, a⁻0। और कोई भी रकम, इस संसार की कोई भी रकम अगर उसकी पावर 0 होगी तो उसको हम 1 लिखेंगे हमेशा। तो a⁻0, देखो ये वाला तो दोनों रकम क्या होगी, a⁻0 प्लस a⁻1/2 थी, तो a⁻0 प्लस a⁻1/2 है। तो a⁻0 अभी बताया था, कोई भी वैल्यू है उसकी पावर अगर 0 है तो वो हमेशा क्या होएगा, 1 प्लस a⁻1/2 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का, आई होप आपको समझ में आया होगा। 2 पाइप A तथा B किसी हौज को क्रम से 20 तथा 30 मिनटों में भरते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाएं तो हौज कितने समय में भर जाएगा। अब आपको पता है A 20 मिनट में कर रहा है और B 30 मिनट में। मैंने पिछले लास्ट सवाल में ही बताया था, इन दोनों का एलसीएम हम यहाँ लिखेंगे, तो दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 60, या दोनों के टेबल में आ जाए वो वैल्यू लिखेंगे तो 60। इस 60 को इस 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3, और इस 30 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2। 3 और 2 कितने हो गए, 5। तो 5 हो गए। तो आपको पता है ये कह रहा है दोनों पाइप एक साथ खोल ले जाएंगे, मतलब दोनों काम कर रहे हैं, तो ये 3 कर रहा है और ये 2, तो कितने किया, 5। टोटल वर्क कितना है, बीच वाला 60, और ये कर कितने रहे हैं दोनों, 5। अगर मैं दोनों को डिवाइड कर देता हूँ तो कितना आ जाएगा भाई, 12 मिनट्स।
तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने ये 2 पेपर आपको करवाए हैं अभी तक मैथ के। आपका कैसा रेस्पॉन्स है? अभी तक ना तो कोई कमेंट्स आया है, ना कोई लाइक आया है, ना कोई आप जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो सब्सक्राइब करें और अपना बेल आइकन दबाएं। और जो जिसमें भी आप जिस भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको अगेन समझा दूंगा उसके बारे में। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।